अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 12 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 11 है। इसमें हमें बताया गया है कि हाइड्रोजन एटम के बारे में। आपको पता है हाइड्रोजन एटम जो होता है वो 1H1 है, यानी इसमें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सिंगल प्रोटॉन के गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। इसने हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो दरमियानी फासला है वो 5.29 10⁻11 मीटर ये भी बता दिया। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है 9.1 10⁻31 केजी वो भी बता दिया। इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से इस प्रोटॉन के गिर्द घूम रहा है वो भी उसने बता दी 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब इस जो इसके क्वेश्चन के वो तीन पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट उसमें ये है कि आपने इस प्रोटॉन से इस आर फासले पे यहाँ पे आपने जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है यानी इतने फासले पे आपने पोटेंशियल फाइंड करना है कि कितना होगा। अब देखिए पोटेंशियल का फार्मूला होता है आपके पास V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। अच्छा, अब हमें ये क्यू चार्ज जिसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल मालूम करना है, ये क्यू चार्ज भी हमें पता है। प्रोटॉन के ऊपर उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव होता है। सो प्रोटॉन का चार्ज 1.6 10⁻19 कूलम, ये क्यू हमें पता है। इसका डिस्टेंस हमें पता है। सो हमने के की वैल्यू पुट की, क्यू की वैल्यू पुट की, डिवाइडेड बाय आर वो डिस्टेंस पुट किया, तो हमें पता चल गया कि इतने 5.29 10⁻11 मीटर के फासले पे यहाँ पे जो आपके पास पोटेंशियल होगा वो 27.2 वोल्ट होगा। तो एक चीज हमने डिटरमिन कर ली। दूसरा, टोटल एनर्जी ऑफ द एटम। अब इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट पे है जिसका पोटेंशियल जो है वो 27.2 वोल्ट है। सो यहाँ पे ये इस रिवॉल्व करते हुए दो किस्म की एनर्जी जो है वो इसके पास मौजूद है। एक इसकी मोशन की वजह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी इसकी पोजीशन की वजह से इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। सो टोटल एनर्जी ऑफ द एटम ये इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दोनों का आपके पास एडिशन होगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला वो आपके पास Q इंटू वी होता है। आपको शायद याद हो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड किया था, ये होता है W बटा Q, या आपके पास डेल्टा U यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओवर Q। सो आपने अगर ये पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो Q को उठा के ये V से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो Q मल्टीप्लाई V, ये वहां पे इलेक्ट्रॉन की आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी जब वो V पोटेंशियल पे मौजूद है। जब वो V पोटेंशियल वाले पॉइंट पे मौजूद है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस चार्ज से जो उस पॉइंट पे मौजूद है। अब इस यहाँ पे V पोटेंशियल 27.2 वोल्ट पे यहाँ पे कौन मौजूद है? एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। उसका जो चार्ज है वो 1.6 10⁻19 कूलम, लेकिन वो नेगेटिव के साथ। सो हमने क्योंकि हमने आंसर देखा है बुक पे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो हम यहाँ पे जो चार्ज है वो कूलम में नहीं पुट करेंगे बल्कि इलेक्ट्रॉन में ही पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे जो है नेगेटिव चार्ज होता है। इस वजह से मैंने -1 E आप यहाँ पे एक्सप्रेस किए। मल्टीप्लाई ये वोल्टेज आ गई 27.2 वोल्ट जिस पॉइंट पे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। अब हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर आ रहा है कि जो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब चलते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की तरफ। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। हमने इसमें वैल्यूज पुट की हैं। हाफ ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 केजी मल्टीप्लाई उसकी वेलोसिटी 2.18 10⁻6 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का चूंकि स्क्वायर था, यहाँ से जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड यूनिट जूल में आएगा, लेकिन हमारे पास टोटल एनर्जी का आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो हम इस जूल, आपको पता है कि एक बड़ा यूनिट है एनर्जी का, हाल दो ये स्टैंडर्ड यूनिट है। जब हम एटम लेवल पे बात कर रहे होते हैं, स्मॉल एनर्जीज की लेवल पे बात कर रहे होते हैं, तो तब हम एनर्जी का यूनिट जो है वो जूल की बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो कितने जूल के इक्वल है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इनटू ये वोल्ट, कूलम इनटू वोल्ट ये आपके पास जूल के इक्वल होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गई कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक छोटा यूनिट है एनर्जी का, जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। सो कभी आपको जूल भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, जैसे अभी हम कर रहे हैं। तो यहाँ से जब आप एक जूल की कीमत निकालेंगे, तो ये जो 1.6 × 10⁻⁻19 है, ये इधर जैसे जूल से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 1 जूल विल बी इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे इस जूल की जगह आपने जूल की कीमत पुट कर दी 1/1.6 × 10⁻⁻19 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यार जब आपने ये डिवीजन किया, आपके पास आंसर आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमने जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर ली और काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर ली, और दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है। अब टोटल एनर्जी के लिए इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि थी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों को हमने ऐड किया तो आपके पास आंसर आया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ द एटम जो है वो नेगेटिव में आ रही है। इसका ये मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस न्यूक्लियस का बाउंड है, ये इसको छोड़ के नहीं जा सकता। अगर हमने इसको आयोनाइज करवाना है, तो इसको मिनिमम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि इसकी टोटल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाए। इस टोटल एनर्जी जीरो करने के लिए इसका मतलब है कि लाजमी इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देन इसकी टोटल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी, और फिर फर्दर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का बाउंड नहीं रहेगा और आजाद हो जाएगा। तो जब वो आजाद हो जाता है तो तभी हम कहते हैं कि एटम की जो है आयोनाइजेशन हो गई है, क्योंकि फिर वो आयन बन जाता है। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ।